वेलकम गाइज एट एनएस लर्निंग। धारा 47 और 48 आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 की हमारी शुरुआत है आज ही है। तो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001। जब जागो तभी सवेरा। अभी भी देर नहीं हुई है। जो लोग अभी तक नहीं जगे हैं अभी भी अपनी पढ़ाई वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। पेपर इसका इजी ही आएगा। कम समय में भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आप सभी लोग जो मैथ्स की क्लास का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए मैथ्स की क्लास अपलोड की जा चुकी है और साथ ही राजस्थान के जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी हम लाने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं धारा नंबर 47 से। धारा नंबर 47 जो है चैप्टर नंबर 8 से बिलोंग करता है। चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक है प्रॉपर्टीज एंड फंड्स। प्रॉपर्टीज एंड फंड्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सहकारी सोसाइटियों की संपत्तियों और निधि के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 8 में जो धाराएं हैं वो 47 से स्टार्ट होकर 53 तक खत्म होती हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। धारा नंबर 47, फंड्स नॉट टू बी डिवाइडेड। निधियों को विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसमें पॉइंट्स देख लेते हैं हम अलग अलग। धारा नंबर 47, नेट प्रॉफिट के अलावा सोसाइटियों की अन्य किसी भी निधि से लाभ व बोनस सदस्यों को नहीं दिया जाएगा। मतलब लाभ और बोनस उसी कंडीशन में सदस्यों को दिया जाएगा यदि वहाँ पर नेट प्रॉफिट होता है। यदि ऐसा कोई प्रॉफिट वहाँ नहीं है तो सोसाइटी के किसी फंड से, सोसाइटी का जो फंड है उससे सदस्यों को लाभ और बोनस प्राप्त नहीं होगा। लेकिन सदस्यों द्वारा दी गई सेवा के बदले निर्धारित पारिश्रमिक तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो सदस्यों को उनकी सैलरी तो पे की जाएगी, लेकिन एक्स्ट्रा जो बोनस होते हैं, लाभ होते हैं, वो पे यहाँ पर नहीं किया जाएगा। किससे? फंड से। In English, we can say no part of the funds other than the net profit of a cooperative society shall be paid by way of bonus or dividend. मीन्स उनको बोनस और डिविडेंड के लिए फंड से ही पैसा नहीं मिल सकता है। नेट प्रॉफिट अगर हुआ तो वहाँ से ही पैसा उनको मिलेगा। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे बोला गया है कि सदस्यों द्वारा दी गई सेवा के बदले निर्धारित पारिश्रमिक ही दिया जाएगा। मीन्स यहाँ पर जो फिक्स सैलरी है वो ही यहाँ पर सदस्यों को दी जाएगी। सो हियर ओनली सैलरी इज गिवन टू एम्प्लॉयज और वी कैन से मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नाउ मूव ऑन। सेक्शन 47A, धारा 47A, विवेकपूर्ण मानदंड। तो रजिस्ट्रार द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट राष्ट्रीय बैंक, नेशनल बैंक के परामर्श से, एडवाइस से एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति मानदंड का क्या करेगी? पालन करेगी। मीन्स अ प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी शेल फॉलो सच नॉर्म्स। ऐसे नॉर्म्स जो हैं वो फॉलो करेगी। ओके, एंड वो नॉर्म्स कैसे होंगे? मे बी स्पेसिफाइड बाय द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के द्वारा जो स्पेसिफाइड होंगे इन कंसल्टेशन विद द नेशनल बैंक, नेशनल बैंक की एडवाइस पर। ओके, धारा नंबर 48 में ये बताया गया है डिस्पोजल ऑफ नेट प्रॉफिट्स, यानी कि शुद्ध लाभों का व्ययन। यानी कि यदि यहाँ पर कोई नेट प्रॉफिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को होता है तो उसका कुछ हिस्सा वो कहाँ कहाँ पर शेयर करेगी। ओके, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, कहाँ कहाँ पे लगा सकती है अपने इस हुए लाभ को। आइए देखते हैं। एक सहकारी समिति अपने शुद्ध लाभ में से किसी साल में, किसी पर्टिकुलर ईयर में क्या क्या कर सकती है? तो धारा नंबर 48 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 48(1) जो हमारी धारा है इसके अंदर 4 पार्ट हैं, ABCD। तो इसका A पार्ट देख लेते हैं हम कि यहाँ पर जो आरक्षित निधि है उसमें लाभ का 25% तक क्या किया जाएगा? स्थानांतरण किया जाएगा। जो टोटल नेट प्रॉफिट होगा सोसाइटी को उसका कितना परसेंट? 25%। याद रखिएगा, सवाल एक यहाँ से बनेगा कि कितना परसेंट नेट प्रॉफिट का आरक्षित निधि में स्थानांतरित किया जाएगा। तो लाभ का कितना होगा? 25%, जो कि एक फिक्स टाइम पीरियड में दिया जाएगा। ठीक है, सो हियर 25% ऑफ इट्स प्रॉफिट, 25% ऑफ इट्स प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व
फंड्स। ओके, तो रिजर्व फंड में यहाँ पे क्या किया जाएगा, टोटल प्रॉफिट का 25% ट्रांसफर किया जाएगा। नाउ धारा नंबर 48(1)(b), लाभ का एक हिस्सा सहकारी शिक्षा में और प्रशिक्षण कोष में भी क्रेडिट किया जाएगा, यानी कि जमा किया जाएगा। सहकारी शिक्षा होगी, लोगों को एजुकेट किया जाएगा, इसके बारे में जागरूक भी किया जाएगा, तो उसके लिए जो भी पैसा खर्च होगा वो भी कहाँ से आएगा, नेट प्रॉफिट से आएगा। ठीक है, साथ ही साथ क्या होगा, एक प्रशिक्षण कोष भी होगा कि जो सदस्य हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर, उनको समय समय पर क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से हम अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक हिस्सा को हम मान सकते हैं 1%। ओके, दैट मीन्स क्या होगा, क्रेडिट 1% ऑफ द प्रॉफिट, क्रेडिट 1% ऑफ द प्रॉफिट टू द वेयर, दिस इज कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग फंड, कोष यानी फंड। इसमें क्या किया जाएगा, लाभ का जो 1% हिस्सा होगा वो सहकारी शिक्षा में और एजुकेशन में और ट्रेनिंग फंड में जो है इन्वेस्ट किया जाएगा, आई मीन क्रेडिट किया जाएगा। अब पढ़ते हैं धारा नंबर 48(1)(c). यहाँ पर सहकारी सोसाइटी जो होती है उसमें यदि लाभ होती है तो हानि भी होगी। ठीक है, यदि कहीं पे लेन देन किया जाता है तो लाभ के साथ साथ हानि भी हो सकती है व्यापार में। तो क्या होगा, यदि यहाँ पर कोई हानि होती है तो एक कोष बनाया जाता है, एक फंड क्रिएट किया जाता है, उपनियमों के तहत एक फंड क्रिएट करेंगे जिसमें क्या करेंगे कि जितना भी मुनाफा होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा, उसका कुछ हिस्सा कहाँ चला जाएगा, इस कोष में चला जाएगा, ताकि इस हानि की, जो लॉस हुआ है, उसकी क्या की जा सके, भरपाई की जा सके। सो क्रेडिट सच पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट्स इन स्पेसिफाइड, ठीक है, इन लॉज, ये जो लॉज के अंदर जो स्पेसिफाइड है उसके अंदर इसको क्रेडिट किया जाएगा। और कहाँ पे किया जाएगा, फंड, ये जो फंड है क्रिएटेड अंडर उपनियम। ठीक है, उपनियम यानी बाई लॉज, इसमें जो भी बाई लॉज के अकॉर्डिंग जो कोष है, जो फंड क्रिएटेड किया गया है, यहाँ पर किस लिए क्रिएट किया गया है, ताकि जितने भी लॉस हो रहे हैं उसकी भरपाई यहाँ पर की जा सके। अगेन देख लीजिए धारा नंबर 48(1)(c) में क्या हो रहा है कि जो मुनाफा होगा, सहकारी सोसाइटी को जो भी मुनाफा होगा उसके किसी एक हिस्से को वो कहाँ पर लगाएगी, एक ऐसे सृजित कोष में लगाएगी जो उपनियमों के तहत बना हुआ है। यानी कि यहाँ पे एक ऐसा कोष बनाया जाएगा जिसमें कि यदि सहकारी समिति को कोई हानि हो जाती है तो उसकी फिर से क्या करी जा सके, भरपाई की जा सके। तो उतना पैसा जो है इस कोष के अंदर फंडेड किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, जमा किया जाएगा। नेक्स्ट धारा नंबर 48(1)(d), इसका डी पार्ट देख लेते हैं हम। देखिए, सदस्यों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या जमा किए हुए हैं, पूंजी निवेश की हुई है। क्या निवेश की हुई है, शेयर पूंजी। अब उस पर कोई ना कोई लाभांश मिलेगा तो उस लाभांश का क्या किया जाना है, यहाँ पर भुगतान किया जाना है। ओके, तो यहाँ पर दर जो होगी वो प्रेस्क्राइब्ड होगी, जो भी निर्धारित दर है उस दर पर उनको क्या किया जाएगा, लाभ का भुगतान किया जाएगा। देखिए, यदि आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं, सपोज आप वहाँ से कुछ शेयर परचेज कर लेते हैं, ठीक है, कोई कंपनी है वहाँ से आप कोई शेयर परचेज करते हैं और कुछ समय के लिए वहाँ पर निवेश करते हैं, और अगर उनकी रेट बढ़ जाती है तो क्या होगा, आपको बढ़ी हुई रेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो वो हो जाता है यहाँ पर लाभांश। ठीक है, तो इसी तरीके से वो तो आपका लाभ हुआ ना, तो वो लाभ तो आपको दिया जाएगा, लेकिन कहाँ से, नेट प्रॉफिट होने पर। ऑब्वियस सी बात है कि यदि शेयर की रेट बढ़ेगी तो नेट प्रॉफिट किसको होगा, सोसाइटी को भी होगा। सोसाइटी को होगा तो सोसाइटी किसको चुकता करेगी, सदस्यों को भी वो अपना जो लाभांश है उसका भुगतान कर देगी। तो ये चीज़ होती है यहाँ पर 48(1)(d) में। इसी तरीके से यदि आप किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्था में, जैसे आप आरडी करवाते हैं, एफडी करवाते हैं, तो उसका क्या होगा, कुछ फिक्स जो दर होती है, जैसे 5%, 6% जो भी होती है, वो आपको लाभांश मिलता है, तो वो लाभांश भी यहाँ पे दिया जाता है। सो हियर सोसाइटी विल पे टू द मेंबर्स को क्या करेगी, भुगतान करेगी ऑन देयर पेड अप, जो शेयर कैपिटल है, ठीक है, शेयर कैपिटल पर क्या करेगी, उनको पे करेगी, और वो भी किस पर, एक प्रेस्क्राइब्ड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी उसी पर वो उसको पे कर देगी। धारा नंबर 48(2). अब देखिए, जो शुद्ध लाभ हुआ है, इन सब चीज़ों में जो हमने पहले पढ़ा था, उन सब चीज़ों में क्रेडिट करने के बाद भी यदि कोई शेष बचता है, ठीक है, यदि कोई बैलेंस बचता है शुद्ध लाभ का, तो अब उसका जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ पर यूटिलाइज किया जाएगा,
कहाँ कहाँ पर उसका यूज़ किया जाएगा वो हम देखेंगे धारा नंबर 48(2) के कुछ पार्ट्स में। नाउ विल स्टडी सेक्शन 48(2) पार्ट ए। सदस्यों को सोसाइटी के साथ किए गए कारोबार के आधार पर क्या मिलेगा? प्रोत्साहन मिलेगा। प्रोत्साहन को आप बोल सकते हैं इंसेंटिव्स, ठीक है। तो कई कंपनियां जो होती है, कंपनीज अगर उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या देती है? इंसेंटिव भी देती है। तो यहाँ पर जो सहकारी सोसाइटियाँ हैं वो भी यदि नेट प्रॉफिट उनका बैलेंस बच जाता है नेट प्रॉफिट में कुछ, तो वो क्या करती हैं? अपने जो भी सदस्य होते हैं उनको इंसेंटिव देती है। किस बेस पर? यदि उनका कोई अच्छा कार्य किया जाता है, कोई एक्स्ट्रा वर्क वो करते हैं, तो उस बेसिस पर उनको कुछ इंसेंटिव भी दिया जाता है, ठीक है। अरे तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? बताइए कमेंट करके। तो देखिए इसका ये मतलब हुआ कि पेमेंट ऑफ इंसेंटिव्स, यानी कि जो भी इंसेंटिव किसी मेंबर का बना है उसका पेमेंट किया जाएगा यहाँ पर किस में से? बैलेंस ऑफ नेट प्रॉफिट में से। बैलेंस ऑफ नेट प्रॉफिट, ओके। नाउ सी सेक्शन 48(2) पार्ट बी, धारा 48(2) बी, विशेष निधि का गठन और उसमें देय करना। विशेष निधि को हम क्या बोल सकते हैं? जो स्पेशल फंड है, कोई भी स्पेशल फंड बनाया गया है। अब ये स्पेशल फंड क्यों बनाया गया है? ठीक है, ताकि अपन क्या कर सकें? सहकारी सोसाइटी को कोई कंट्रीब्यूशन कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर गठन किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पर इसका, ठीक है। और वी कैन कंट्रीब्यूट ऑल्सो इन विशेष निधि, स्पेशल फंड, एंड विच इज स्पेसिफाइड इन द बाईलॉज। धारा नंबर 48(2)(c), किसी पूर्व निर्धारित प्रयोजन या सहकारी आंदोलन प्रोत्साहन हेतु शुद्ध लाभ के 10% से अधिक का खर्च यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो निर्धारित प्रयोजन क्या हो सकते हैं? जैसे कि सहकारी सोसाइटी की तरफ से कोई डोनेशन किया जाए, ओके, कोई डोनेशन हो रहा है, कोई चैरिटेबल काम हो रहा है, कोई ऐसा पर्पज़ है कि आपको उसमें पैसे की सहायता करनी है, लोगों की हेल्प करनी है यहाँ पर आपको, तो ऐसे कार्य भी सहकारी सोसाइटी को करने पड़ते हैं समय समय पर। तो ये जो कार्य हैं वो किस में आते हैं? धारा नंबर 48(2)(c) में। अच्छा, इसमें एक बात और निर्धारित है कि जितना भी नेट प्रॉफिट होगा उसका 10% से ज़्यादा यहाँ पर आप पे नहीं कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है कि जो भी प्रयोजन हो, जो भी आपके चैरिटेबल, जो भी डोनेशन आपको करना हो, तो वहाँ पर जो जितना भी नेट प्रॉफिट होगा उसका ओनली ऑन 10% ही जो है पे किया जा सकता है, उससे ज़्यादा पे यहाँ पर नहीं कर सकती है सोसाइटी। और इसके लिए जो एक्ट है वो एक्ट कौन सा आता है? एक्ट 1890। कौन सा आता है? एक्ट 1890। Here first point is donation, and what is the second purpose? Second purpose is cooperative movement. For both purpose, cooperative society can pay maximum 10% of net profit. धारा नंबर 48(2)(d), सोसाइटी कर्मचारी को बोनस देना। अब जो बोनस देना है वो किस में आता है? धारा नंबर 48 में आता है। बोनस की बात हो रही है यहाँ पर। बोनस कितना दिया जाएगा, किस हिसाब से दिया जाएगा? वो उसी हिसाब से दिया जाएगा जो कि बाई लॉज में डिस्क्राइब्ड होगा, कि जो भी स्पेसिफाइड होगा कि इतना तक आप दे सकते हैं, इतनी इसकी लिमिट होगी, वो बोनस यहाँ पर उसी परसेंटेज से दिया जाएगा। सो पेमेंट ऑफ बोनस टू एम्प्लॉयज़ ऑफ सोसाइटी। ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए लिख देते हैं, पेमेंट ऑफ बोनस टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ सोसाइटी to the extent and the manner specified in the bylaws। अब यहाँ पर यदि बात होती है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी की, किसकी बात कर रहे हैं अपन? प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी की बात कर रहे हैं। तो ये क्या कर सकती है? अपना जो नेट प्रॉफिट होता है
वो अपने हिसाब से कहाँ कहाँ पे इसको क्रेडिट करना है वो डिसाइड कर सकती है। लेकिन कैसे कर सकती हैं? एज़ पर द गाइडलाइन ऑफ रजिस्ट्रार। ठीक है, जो रजिस्ट्रार जो गाइडलाइन देगा उसी के तहत ये बनाएगी। और यहाँ पर एडवाइजरी रोल कौन निभाएगा? भाई एडवाइजरी रोल निभाएगा, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, नेशनल बैंक। नेशनल बैंक, ठीक है, राष्ट्रीय बैंक जो होगा उसकी एडवाइस पर रजिस्ट्रार की गाइडलाइन में जो प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी होगी वो ये तय कर पाएगी कि जो नेट प्रॉफिट हुआ है सोसाइटी को उसे कहाँ पर जमा किया जाना है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।